प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सम्मुख वनस्पति शास्त्र बीएससी तृतीय वर्ष के एक टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर हरीश व्यास बॉटनी का प्रोफेसर हूं और साथ ही माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन में मैं प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूं। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं एक प्रकाश संश्लेषण की अद्भुत यात्रा पे। जैसा आप देख ही रहे होंगे, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है और ये जो प्रक्रिया हमारी है, ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हमारी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है, जो हम विभिन्न चरणों में और विभिन्न पदों के रूप में हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि पहली चीज़ हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या होगा। तो पहली चीज़ हम देखेंगे इसके हमारे उद्देश्य क्या हैं। उद्देश्य के पश्चात हम ये देखेंगे इस पार्ट ए के अंतर्गत कि प्रकाश अभिक्रिया किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधारित है। ये इसलिए हम प्रकाश अभिक्रिया की बात कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं, जहाँ तक प्रकाश संश्लेषण का सवाल है, ये दो अभिक्रियाओं पर आधारित होता है और वो जो दो अभिक्रियाएं हैं, एक डार्क रिएक्शन होती है और एक लाइट रिएक्शन होती है। आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर प्रकाश अभिक्रिया की। इसके साथ ही हम यहाँ पे जानेंगे इस प्रकाश अभिक्रिया का परिचय, प्रकाश अभिक्रिया किसको कहते हैं, प्रकाश अभिक्रिया हम पढ़ना क्यों चाहते हैं, इसका महत्व क्या है, और साथ ही प्रकाश अभिक्रिया जो कि मुख्य रूप से दो प्रकाशीय तंत्रों पर आधारित होती है, ये दो प्रकाशीय तंत्र वास्तव में है क्या, इसकी चर्चा हम आज के टॉपिक में यहाँ पे करना चाहेंगे। और इन दोनों प्रकाशीय तंत्र को किनके द्वारा जोड़ा जाता है उसके बारे में हम जानेंगे, साइटोक्रोम तंत्र के बारे में। तो ये हमारे मुख्य बिंदु आज हमारे चर्चा के होंगे और इस टॉपिक के अंत में, पार्ट ए के अंत में, हम लोग कुछ समरी के रूप में संक्षिप्त बिंदुओं को हम रिवाइज करेंगे, हम उनके बारे में फिर से जानकारी यहाँ पर लेंगे। साथ ही आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया ये आपको देखना है और इस टॉपिक को चूँकि आपको समझ में कितना आता है उसके लिए हम अपना असेसमेंट भी करेंगे। तो हम एक या दो क्वेश्चन के माध्यमों से हम ये जानेंगे कि क्या हमें वास्तव में कोई चीज़ें समझ में आई, कुछ चीज़ें हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम हमारी एक अद्भुत प्रकाश संश्लेषण की यात्रा। इन यात्रा में सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम देखेंगे यहाँ पर इसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। लर्निंग आउटकम या हमारे इस विधा को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर यही जानेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसका एक महत्वपूर्ण भाग प्रकाश अभिक्रिया, या जिसे हम अंग्रेजी में लाइट रिएक्शन कहते हैं, उसके नाम से ये जानी जाती है। इसके साथ दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से एटीपी का निर्माण होता है, और एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया को दोस्तों हम फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया को हम समझेंगे या इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही चूँकि एटीपी अगर बन रहे हैं तो किस विधा से, किस प्रक्रिया से बन रहे हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और ये निश्चित रूप से जैसा आप देख रहे हैं, दो विधाएं यहाँ पर होंगी। एक आपकी यहाँ पे होगी चक्रीय विधा और दूसरी आप यहाँ पे देख रहे होंगे अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन के रूप में हम प्रक्रियाओं को यहाँ पर पढ़ेंगे। और अंत में हम यहाँ पर जानेंगे कि प्रकाशीय ऊर्जा किस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा में संरक्षित होती है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और इसके बारे में रॉबिनविच और गोविंद जी, अगर आप इसकी बुक पढ़ेंगे तो उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द कहा जो शायद आप याद रखेंगे। उन्होंने ये बताया कि यदि हम दुनिया के सभी वैज्ञानिकों को एक लैब में एकत्रित कर दें और उनके साथ ही दुनिया के सब महत्वपूर्ण हम सोफिस्टिकेटेड उपकरणों को वहाँ एकत्रित करके एक कमरे में रख दें और उनसे हम पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दे करके कहीं कि आप कुछ बनाइए, तो आप शर्त लगाइए
वो सिर्फ सोडा वाटर बनाएंगे, परंतु प्रकाश संश्लेषण एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यहाँ पर बना करके देगी। और इसीलिए ये जो हम परिवर्तन यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से ये सोलर एनर्जी या प्रकाशीय ऊर्जा जो हमारी है ये हमारी रासायनिक ऊर्जा में बदलने जा रही है, इसका आप अनुभव इस टॉपिक के दौरान करेंगे। और अंत में हम प्रकाश अभिक्रिया में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं इसकी जानकारी हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे। अब शुरुआत करते हैं हम परिचय की। और परिचय का जहाँ तक सवाल उठता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वास्तव में है क्या, और इस प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या हम अद्भुत चीज़ें देखेंगे। तो डेफिनेशन आप सभी को आती है कि यदि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ रहते हुए, या क्लोरोफिल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हरे पत्ते वाले पौधे, हरित पौधे या हरित पादप, यदि ये अपने इसी क्लोरोफिल नामक एक मॉलिक्यूल का उपयोग करके प्रकाशीय ऊर्जा को यदि ये रासायनिक ऊर्जा में बदल के और वहाँ से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और मेरे ख्याल से आप जानते होंगे ना, क्योंकि आप तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हमने इसको 12वीं में भी पढ़ा है, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, और उसी चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में आज यहाँ पे जानने की हम कोशिश करेंगे। दूसरी हमारी अगर प्रक्रिया देखें तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हमारी 2 चरणों में होती है, जिसका प्रथम चरण हमारा कहलाएगा प्रकाश अभिक्रिया और दूसरा चरण हमारा कहलाता है अंधकार प्रक्रिया। पर चूंकि हम आज हमारा जो मेन टॉपिक है, हमारा जो कंसंट्रेशन है, वो सिर्फ हम प्रकाश अभिक्रिया के ऊपर हम आधारित होंगे, और यही वो प्रक्रिया है जिसकी जानकारी हम विस्तृत रूप से आज यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। अब प्रश्न यही उठता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा चूंकि कंसंट्रेशन ही प्रकाश अभिक्रिया है, तो हम ये जानेंगे प्रकाश अभिक्रिया वास्तव में है क्या। तो साथियों, बहुत सरल शब्दों में अगर हम ये कहें तो एकमात्र एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि यूनिवर्सल मॉलिक्यूल है और सब जगह पाया जाता है, और जिसको हम जानते हैं जल के नाम से, वाटर के नाम से, ये जो जल है, ये जल ही वास्तव में सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल के रूप में काम करेगा। और ये जल जब प्रकाश को ग्रहण करता है तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये जल अपघटित होकर के और 2 प्रकार के मॉलिक्यूल, 2 प्रकार की चीज़ों का उत्पादन ये महत्वपूर्ण रूप से करेगा। एक आपका होगा इलेक्ट्रॉन और एक होगा यहाँ पे प्रोटॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों ही वो प्रोडक्ट हैं जो आगे जाकर के डार्क रिएक्शन में काम आएंगे, और ऑक्सीजन यहाँ से बाय प्रोडक्ट के रूप में, क्योंकि ये एकमात्र प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन को जनरेट करेगी, तो ये ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे बाहर निकल जाती है। अतः वह प्रक्रिया जो वाटर के द्वारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को निर्माण करके और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देती है, इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब हम इस प्रकाश अभिक्रिया की जहाँ तक सवाल उठता है, आप देखेंगे इसकी खोज किसने की। रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने इस प्रक्रिया की खोज की है, इसलिए हम इसको एक अल्टरनेटिव नाम भी देते हैं, हिल रिएक्शन के नाम से ये अभिक्रिया जानी जाती है। चलिए आइए दोस्तों, आ जाते हैं हम अपने हरे पौधों पर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मैजिक मॉलिक्यूल है इस दुनिया का, उसको जाना जाता है क्लोरोफिल के नाम से, और क्लोरोफिल सिर्फ वहीं पाया जाता है जो हरित पादप होते हैं। तो यहाँ हम जो देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो हरित पादप यहाँ पे हैं, इन पादपों में जड़ों के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तने के अंदर अगर तना ग्रीन नहीं है तो नहीं होगा, ये होगा सिर्फ उन भागों में जो हरित भाग होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लीफ, ये जो हरित भाग हैं, इन हरित भाग में सक्रिय क्लोरोफिल पाया जाता है, और सिर्फ इस सक्रिय क्लोरोफिल के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण नाम की यहाँ पे अभिक्रिया होगी। साथ ही अब हम ये देखें कि क्या प्रकाश संश्लेषण पत्ती की हर कोशिका में होगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं ना कि पत्तियाँ क्लोरोफिल और पत्तियाँ कोशिकाओं से बनी हुई होती है, और क्लोरोफिल कोशिकाओं के अंदर होता है। तो यहाँ कौन सी कोशिका भाग लेगी, तो जितनी यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं लगभग पत्तियों में जो पाई जाती हैं, उसमें से मीजोफिल जो भाग होता है, उन मीजोफिल में विशेष कोशिकाएं होती हैं, और ये कोशिकाओं का जो प्रकार आप देखेंगे यूकेरियोटिक प्रकार इन कोशिकाओं का होता है। ये जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो एक विशेष ऑर्गेनेल पाया जाता है, जो आप देख रहे होंगे, ये नाम उसका होगा क्लोरोप्लास्ट। आप तो जानते ही हैं ना,
इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, क्लोरोप्लास्ट भी होंगे, राइबोसोम भी होंगे, परंतु हमें कंसंट्रेट करना है किस ऑर्गेनेल पे? सिर्फ क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट एक वो भाग है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। यहाँ इसी के अंदर अगर अब हम देखें कि उस कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जो क्लोरोप्लास्ट है, वो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे मुख्य रूप से दो इसके अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, दो छोटे छोटे भाग पाए जाते हैं। और ये जो दो भाग होते हैं इसके अंदर, एक जैसा आप ये देख रहे हैं ग्रेना, ये एक महत्वपूर्ण भाग इसका होता है, और दूसरा एक महत्वपूर्ण भाग इसके अंदर पाया जाता है और वो होता है स्ट्रोमा। यानी दो चीज़ों पे हमें कंसंट्रेट करना है, एक स्ट्रोमा और एक ग्रेना। परंतु मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ एक डिफरेंस बता देता हूँ। ग्रेना ही सिर्फ ये जो आप हरे हरे भाग देख रहे हैं ना, ये जो ग्रेना वाला भाग अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये ग्रेना असली में इसके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाया जाता है। और ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसके अंदर पाया जाता है लाइट रिएक्शन के लिए, सिर्फ ये क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल है। तो हम यहाँ पे स्ट्रोमा के भाग की चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होगी और लाइट रिएक्शन पूर्ण रूप से अगर कहीं होगी तो वो सिर्फ कहाँ होगी? ग्रेना में। अब हम इस ग्रेना वाले भाग से आगे जाकर के अगर देखें किस प्रकार यहाँ पे ये रिएक्शन होगी, तो मैंने आपको बता ही दिया। एक तो महत्वपूर्ण भाग क्या था इसका लाइट रिएक्शन का? क्लोरोफिल। क्योंकि आपने पहले जाना था ना, लाइट रिएक्शन यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर, परंतु इसके जो कंपोनेंट हैं, इसके जो घटक हैं, वो घटक हैं क्लोरोफिल नंबर 1 और नंबर 2 लाइट। अब प्रकाश का जहाँ तक सवाल उठता है, प्रकाश की अगर हम चर्चा करें कि प्रकाश का महत्व क्या है, तो क्या प्रकाश आप जानते हैं विबग्योर, आपने सुना होगा, हिंदी में कहते हैं बेजानी हपिनाला। तो 7 कलर से मिलकर के प्रकाश बना है। तो क्या हर प्रकार का प्रकाश, हर प्रकार की तरंग ये प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित कर सकती है? तो चलिए आइए आप इसके लिए भी एक प्रयोग कर लीजिए। और मैं तो चाहूँगा कि आप अपने प्रयोगशालाओं में, आप अपने जहाँ भी आप हैं, चाहे छोटा गांव हो या कुछ भी हो, आप छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, एक जैसा आप देख रहे हैं पौधे का आपको चयन करना है। ये आपने प्लांट ले लिया, और ये प्लांट लेकर के, और इस प्लांट के साथ ही हम एक टार्च लेंगे, कुछ भी नहीं है, कोई खास बात नहीं है। और जो टार्च हम ले रहे हैं ना, उसके ऊपर हम अलग अलग तरह की पन्नी लगा देंगे। अब वो पन्नी आपकी ब्लू कलर की हो सकती है, वो पन्नी आपकी, जैसे अगर अगला एक्सपेरिमेंट देखें ग्रीन कलर की हो सकती है, और वो पन्नी अगर अगला प्रयोग अपन देखें तो लाल कलर की हो सकती है। यानी हम 3 प्रकार के प्रकाश का प्रभाव, या आप और भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, येलो भी ले सकते हैं, बैंगनी भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस, आप आराम से प्रयोग कर सकते हैं। और ये प्रयोग करने से हमें ये पता चलेगा कि प्रकाश संश्लेषण की दर प्रभावित कैसे हो रही है। तो जब हमने यहाँ पे एक उदाहरण के लिए मैंने 3 प्रकार के लाइट यहाँ पे लिए। पहले हमने यहाँ पर जो लाइट ली है, ये ब्लू लाइट हमने यहाँ पे ली, और दूसरी लाइट हमने ग्रीन लाइट ली। ग्रीन क्यों ली? क्योंकि पत्तियाँ हरे रंग की होती हैं, तो हमने ग्रीन लाइट भी ले ली। और तीसरी हमने कौन सी लाइट ली है? यहाँ पे रेड लाइट ली। अब ये ली क्यों? क्योंकि ब्लू कलर की लाइट जो है विजिबल लाइट में शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में मानी जाती है, और वहीं मध्यम वेवलेंथ होती है ग्रीन की। और यहाँ जो रेड लाइट है आपकी, इस रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो इसकी हाईएस्ट है, जो कि 700 nm के आसपास जाती है। तो यहाँ अगर इस पूरी प्रक्रिया को आप ध्यान से समझें, तो ये 3 लाइट लेने का टारगेट मेरा ये था, पर आप तो 7 लाइट का यूज़ करिए ना, आप करिए, आपको मज़ा आएगा, आपको लगेगा वी आर प्लेइंग द गेम जस्ट लाइक ए गेम। तो यहाँ अगर यहाँ ये चीज़ आप देख रहे हैं, तो ये हमने अलग अलग प्रकार की लाइट ली। तो पौधे लिए, अलग अलग प्रकार की लाइट ली, लाइट को हमने इन पे डाला, और लाइट पे डाल के हमने करीब 2 से 3 घंटे वेट किया। वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी ये हम देखेंगे। और जब प्रक्रिया पूरी होने लगती है और तब हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो आप आश्चर्य करेंगे। देखिए, अब आप देखिए, हमने 3 प्रकार की लाइट डाली ना। अब उसमें सबसे पहले ब्लू लाइट, ये आपने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखी। ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो हम रेट देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण का, तो उस रेट में ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। परंतु ये जो यहाँ पे अगर तुलनात्मक रूप से हरी लाइट का देखें, तो हरी लाइट का यहाँ पे जो रेट है प्रकाश संश्लेषण की, वो क्या हो गई? कम, यानी ड्रॉप डाउन हो गई। ब्लू लाइट में प्रकाश संश्लेषण की रेट मध्यम थी, और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की रेट क्या हुई? जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप देखिए, इस चीज़ को नोट करिए। और ये जो प्रकाश संश्लेषण की रेट है ना, ये कम हो गई। कम ही नहीं बल्कि सबसे कम है। पर अचानक आप देखेंगे
जैसे ही हम रेड लाइट पे गए वैसे रेड लाइट के अंदर प्रकाश संश्लेषण सडनली बढ़ता है। अब आप बताइए, कितना सरल प्रयोग है ना। और इस प्रयोग से आपने क्या सीखा और क्या जाना? बहुत आसान बात है कि सबसे कम प्रकाश संश्लेषण हरित प्रकाश में होता है, उससे ज़्यादा हमारा ब्लू प्रकाश में, परंतु सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण हमारा कहाँ होता है? रेड लाइट में। कितना सरल है ये एक्सपेरिमेंट और कितना आसान है। अब आप ये प्रश्न पूछेंगे कि ऐसा हुआ क्यों? अब मैं इसका भी आपको लॉजिक बता दूं। हरे में सबसे कम होने का कारण क्या है? क्योंकि हरा प्रकाश जो यहाँ पे आपने देखा, ये हरा प्रकाश वास्तव में रिफ्लेक्ट कर देती पत्तियां। आप तो जानते हैं ना, अगर हम ये देखें कि अगर कोई चीज़ ब्लैक क्यों दिखती है? क्योंकि पूरा प्रकाश अवशोषित होता है। और वाइट कब दिखेगी? जब पूरा प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तित होगा। परंतु यदि सिर्फ ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो कलर दिखेगा ग्रीन, रेड रिफ्लेक्ट होगा तो वो दिखेगा रेड। तो रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करता है। पत्तियां चूंकि कैसी हैं? हरी। अब हरी हैं तो हरी क्यों दिख रही? क्योंकि हरे प्रकाश को क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट। अब जब लाइट ही रिफ्लेक्ट हो गई तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? कितना आसान है ना समझना। तो यदि हम इस तरीके से प्रयोग करेंगे तो हमें शायद प्रकाश संश्लेषण बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो इस प्रयोग का निष्कर्ष क्या है? रेड लाइट। अब प्रश्न ये उठता है, रेड लाइट में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा क्यों होता है? इसका मतलब रेड लाइट में कुछ है ना, पत्ती के अंदर कोई ऐसी चीज़ है, ऐसे कुछ घटक हैं, ऐसे कुछ कंपोनेंट हैं जो रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब रेड लाइट कहाँ से होती है? 660 nm से 700 nm तक की जो लाइट है, इसकी जो वेवलेंथ है वो मेन रेड लाइट के अंतर्गत आती है। तो चलिए आइए एक दौरा हम और करते हैं कि हम ये देखते हैं कि इस रेड लाइट का जो चमत्कारिक चीज़ है वो क्या है। और आपको पता है, सिर्फ इसी प्रयोग, यही चमत्कारिक प्रयोग जो एक छोटी सी चीज में हो जाता है, इसने इस प्रकाश संश्लेषण के रहस्य को खोल दिया। और कैसे खोला? दो फोटो सिस्टम की जो डिस्कवरी हुई, इमर्सन नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। और ये खोज कैसे हुई, चलिए आप देखिए। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अलग अलग वेवलेंथ ले रहे हैं। हम एक वेवलेंथ ले रहे हैं 680 nm की, एक वेवलेंथ ले रहे हैं हम 700 nm की। पर अब 680 का मतलब ये हुआ 660 से 680 nm, ये हमने एक वेवलेंथ ली। और एक वेवलेंथ हम ले रहे हैं 680 के ऊपर पर 700 nm तक की हमने ये वेवलेंथ ली। और एक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हम दोनों प्रकार की वेवलेंथ को मिलाएंगे। यानी आप जब एक पौधा लेंगे ना तो उस पौधे के ऊपर पहली वेवलेंथ कौन सी डालेंगे? 680 nm। और ये ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग था कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही डाला गया, उसी को प्रमोट किया गया। और दूसरे प्रयोग में उन्होंने 700 nm की वेवलेंथ ली और तीसरे प्रयोग में जाकर के उन्होंने 680 + 700 nm की वेवलेंथ ली। तो ये जो वेवलेंथ का चमत्कार अगर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से वेवलेंथ अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ अब आप देखिए, चलिए ये देख लीजिए, ये 680 nm की वेवलेंथ हमने ली तो हमने देखा प्रकाश संश्लेषण हुआ, कुछ समय तो हुआ, परंतु बाद में रुक जाता प्रकाश संश्लेषण। शुरू में होता है और बाद में रुक जाता है। और उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे कि 700 nm की ली तो उसने तो और नया परिणाम हमें दिया। क्या दिया? 680 nm से भी कम प्रकाश संश्लेषण हुआ। आप तुलना कर सकते हैं, 700 nm पे प्रकाश संश्लेषण क्या हुआ है? कम। यहाँ 680 पे क्या हुआ है? ज़्यादा। हम इसका रीज़न भी देखेंगे आगे जाकर के, पर यहाँ हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे इन दोनों में एक समस्या क्रिएट हुई। और समस्या क्या आई कि हमने जब ये प्रकाश दिया 680 nm का सिंगल और 700 nm का सिंगल, तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे यहाँ पे क्या होने लग जाता है? प्रकाश संश्लेषण की दर धीरे धीरे क्या हो रही है? कम होती जाती है। और इसी को रेड ड्रॉप इफेक्ट कहा गया। रेड ड्रॉप इफेक्ट यानी लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण का कम होना, ये इमर्सन रेड ड्रॉप इफेक्ट कहलाता है। परंतु उससे ज़्यादा अच्छा कब लगा पता है? इन्हीं वैज्ञानिक ने, इमर्सन ने क्या किया? दोनों प्रकार की लाइट को मिक्सचर किया और 680 और 700 nm दोनों प्रकार की लाइट दी। सडनली फोटोसिंथेसिस बढ़ा और वो बढ़कर के कंटिन्यूटी में प्रकाश संश्लेषण बढ़ता गया। ये अपने आप में एक चमत्कारिक परिणाम था। और इसी परिणाम को, जहाँ यहाँ ड्रॉप इफेक्ट था, इस प्रभाव को दे दिया गया। उनने नाम क्या? इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का बढ़ना
अब इससे ये प्रूव हुआ कि यदि हम अकेली लाइट 680 nm की देंगे तो प्रकाश संश्लेषण कम होगा, 700 nm की देंगे तो कम होगा, और दोनों को मिला के देंगे तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा। 1 और 1 11 का उदाहरण प्यारे दोस्तों, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो समझिए ना इस चीज़ को। और यही प्रभाव प्रकाश संश्लेषण के लिए चमत्कारिक था। तो इमर्सन ने यहीं आकर के ये कहा, इसका मतलब क्लोरोफिल के 2 सेंटर्स हैं, और 2 जो सेंटर्स हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ग्रेना के अंदर, ये सेंटर्स कौन से होंगे? एक सेंटर वो है जो 680 nm की लाइट को मैनेज करेगा, और एक सेंटर वो है जो 700 nm की लाइट को मैनेज करेगा। तो यहाँ इस प्रकार से लाइट का मैनेजमेंट है। अब लाइट का मैनेजमेंट है तो इसका मतलब कितने सिस्टम काम कर रहे हैं? यहाँ पे 2 सिस्टम काम कर रहे हैं। और ये जो 2 सिस्टम काम कर रहे हैं यहाँ पे फोटोसिंथेटिक सिस्टम, इसमें पहला सिस्टम अगर हम आए PS1 ये जो बना है आपका, ये बना है 700 nm लाइट से। यहाँ अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, पर ये वेवलेंथ जो होगी लाइट की, ये 680 के ऊपर होगी, क्योंकि आप देख चुके हैं 2 तरह के सिस्टम काम कर रहे हैं, एक 680 से 700 nm के बीच और एक 660 से 680 के बीच। तो 680 nm की जो लाइट होगी ज़्यादा, वो लाइट यहाँ पे होगी। और उस लाइट को देखें तो ये अलग अलग प्रकार के जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, आप देख रहे हैं ना, ये क्लोरोफिल 682, 685, 690, ये क्यों है? इसका मतलब ये है कि ये जो वेवलेंथ है यहाँ पे, उसको ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं। अब सवाल उठता है, ये हमने सीक्वेंस बनाई क्यों? ये 82 के बाद हमने 85 और 690 और क्यों लिया, और फिर 695, ये बढ़ते क्रम में क्यों लिया? क्योंकि एक बात आपको बहुत फिजिक्स का सिद्धांत आसानी से पता होगा कि यदि प्रकाश की वेवलेंथ बढ़ती है तो ऊर्जा कम होती है, और जब प्रकाश की वेवलेंथ कम होती है तो ऊर्जा बढ़ती है। यानी अगर यहाँ वेवलेंथ कम है तो इसकी ऊर्जा ज़्यादा है, ये वेवलेंथ थोड़ी बढ़ गई, इसकी ऊर्जा कुछ कम, फिर कुछ कम, और फिर कुछ वेवलेंथ यहाँ पे कम हो गई, और वेवलेंथ कम होने के साथ ही अंत में पूरा प्रकाश कहाँ हुआ? क्लोरोफिल के 700 रिएक्शन सेंटर पे जाकर के, इसको हमने अभिक्रिया केंद्र कहा। ये लाइट को इकट्ठी करेगा, तो सबसे कम लाइट एनर्जी यहाँ पे किसकी होगी? एनर्जी 700 की। और आपको एक और सिद्धांत पता होगा कि ऊर्जा स्थानांतरित किस दिशा से किस दिशा में करती है। तो आप ध्यान रखिए, ऊर्जा स्थानांतरित होगी कहाँ से? उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ ये ऊर्जा स्थानांतरित होगी, और ये ऊर्जा यहाँ पे स्थानांतरित हो रही है। और ये पूरी ऊर्जा स्थानांतरित होकर के यहाँ रिएक्शन सेंटर 700 nm जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गई। पर अब सवाल उठता, यहाँ के ये करेगी क्या? तो ऊर्जा चारों तरफ, ये जो रिएक्शन सेंटर है ना, अगर आप देखें ये जो मेन चीज जो यहाँ पे है, ये रिएक्शन सेंटर ही इंपॉर्टेंट है, यही ऊर्जा को एकत्रित यहाँ पे करता है। तो ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे देखी, ये इसने पूरी ऊर्जा को एकत्रित कर लिया, और ऊर्जा को एकत्रित करने के पश्चात अब यहाँ पे ये ऊर्जा को किसको देगा? तो ऊर्जा अगर देता है तो पता है यही वो पॉइंट है जिसको हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं पूरे प्रकाश संश्लेषण का। और ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ तक जो आ रही है वो प्रकाशीय ऊर्जा आ रही है। कौन सी ऊर्जा? प्रकाशीय ऊर्जा। परंतु यही प्रकाशीय ऊर्जा जब यहाँ पे आती है तो यहाँ एक ऐसा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो फोटो सेंसिटिव है और जो इस प्रकाश को ग्रहण करेगा, और उस मॉलिक्यूल का नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन। ये प्लास्टोसाइनिन यहाँ पे इस एनर्जी को लेगा, और ये एनर्जी को लेके क्या करेगा? ये अपनी एनर्जी में अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। अब आप सोचिए, ऊर्जा कौन सी थी? प्रकाशीय। एक्साइटमेंट किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट एक बार हो चुका है तो वो एक्साइट होकर के, और जैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहाँ पे आता है, ये इलेक्ट्रॉन उसके पश्चात ये जैसे आप देख रहे हैं किस पे जाएगा? फेरोडॉक्सिन पे। यानी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे कहाँ था? प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन से ये यहाँ पे रिएक्शन सेंटर से ऊर्जा ली, और यहाँ से ऊर्जा लेकर के और इसने हाई एनर्जी लेवल पे जंप ली, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ कहाँ पे? फेरोडॉक्सिन पे शिफ्ट हुआ। यही वो टर्निंग पॉइंट इसलिए मैंने कहा आपको, क्योंकि यहाँ वो प्रक्रिया हुई जहाँ प्रकाशीय ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में बदल गई।
ये आप जो प्रक्रिया पूरी की पूरी देख रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं फोटो सिस्टम 1। और फोटो सिस्टम 1 दो भागों का बना होता है। एक यहाँ पे कहलाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब वह भाग जो प्रकाश को ग्रहण करता है और प्रकाश को एकत्रित करता है, परंतु दूसरा वह भाग होता है जो इस प्रकाश को ट्रांसफ़र करने की ताकत रखता है, और जो प्रकाश को ट्रांसफ़र करेगा उसको हम कहेंगे रिएक्शन सेंटर। तो यहाँ ये दो भाग हैं, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, नंबर 2 पे यहाँ पे रिएक्शन सेंटर, और इसको हम कहेंगे रिएक्शन सेंटर 1। रिएक्शन सेंटर 1 क्यों कहेंगे? क्योंकि ये क्लोरोफिल 700 फोटो सिस्टम 1 का पार्ट है, और ये रिएक्शन सेंटर 1 प्लास्टोसाइनिन, इसका ये इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाएगा, और फेरिडॉक्सिन क्या कहलाएगा? इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो मेरे ख्याल से ये आप फोटो सिस्टम 1, और इसी पैटर्न पे खोज हुई है एक और फोटो सिस्टम की, दैट इज फोटो सिस्टम 2। फिर वही चीज़ें कि यहाँ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रहा अपना, और ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के साथ ये यहाँ पे दो चीज़ों से बना हुआ है, एक रिएक्शन सेंटर और एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। परंतु अंतर क्या है दोनों के अंदर? यहाँ ऊपर वहाँ पहला मॉलिक्यूल जो था वो जेंथोफिल था, यहाँ पे पहला मॉलिक्यूल जो है सबसे ऊपर कैरोटीनाइट, और ये जो कैरोटीन्स जो पाए जाते हैं यहाँ पे कैरोटीनाइट से, ये इसके नीचे जो क्लोरोफिल आप देखेंगे ना, वहाँ देखो 682 से शुरू किया था। इस मॉलिक्यूल यहाँ से हमने शुरू कब किया है? 660, 65, 670, 672। अब क्यों किया? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था आपको, यह सिस्टम काम करेगा किसके बीच में? 660 से 680 के बीच में, 660 to 680 nm। तो इसलिए यहाँ ये जो रिसेप्टर है लाइट के, वो अपने आप चेंज हो जाएंगे, उनकी डायरेक्शन पूरी चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे ये जो लाइट को एक्सेप्ट कर रहा है। अब दूसरी बात ये, यहाँ कैरोटीन क्यों है? क्योंकि आगे जाकर के आप देखेंगे ये फोटो सिस्टम 2 वो मॉलिक्यूल है जो वाटर का फोटोलिसिस करके ऑक्सीजन निकालता है। अब अगर ऑक्सीजन वहाँ से निकली तो ऑक्सीडाइज करेगी चीज़ों को, और उसको रोकने के लिए चाहिए हमें एंटीऑक्सीडेंट, और ये एंटीऑक्सीडेंट कौन है? कैरोटीनाइड। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौन सा मॉलिक्यूल क्या क्या रोल प्ले करता है, यदि अगर हम वो नहीं समझेंगे, वो नहीं जानेंगे, तो आप मान के चलिए कि हम शायद पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ जो हमने प्रक्रिया देखी, वो भी प्रक्रिया फिर वही है कि यहाँ ऊपर से एनर्जी धीरे धीरे शिफ्ट होती है। तो आप देखिए, यहाँ एनर्जी यहाँ आएगी, ये इधर आएगी, ये एनर्जी इधर आएगी, और फाइनली एनर्जी इकट्ठी कहाँ पे हो जाएगी? क्लोरोफिल 680 पे। तो ये क्लोरोफिल 680 हमारा एनर्जी सेंटर बन जाता है। जब ये एनर्जी सेंटर यहाँ पे बना, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ वाटर, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये होगा कौन? क्योंकि आपने पहले देख ही लिया ना, आपको समझ में भी आ चुका होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है यहाँ पे? प्लास्टोसाइनिन नंबर 1 में। तो नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा? वाटर, H2। और यही वो मैंने आपको कहा था कि यहीं पे वाटर ये डिकम्पोज होगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊर्जा लेगा, कहाँ से? रिएक्शन सेंटर से, और ये ऊर्जा लेकर के और किसको दे देगा? एक प्लास्टोक्विनोन नाम के मॉलिक्यूल को ये एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं तो ये है फोटो सिस्टम 2, और इसके अंदर ये है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकेंड और रिएक्शन सेंटर सेकेंड। तो ये जो रिएक्शन सेंटर सेकेंड, ये रिएक्शन सेंटर सेकेंड, RC सेकेंड। अब सेकेंड जो रिएक्शन सेंटर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये इनिशिएट करता है इलेक्ट्रॉन को, ये फोटोलिसिस करता है वाटर का, ये प्ले इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे करेगा। आगे जाके हम देखेंगे पार्ट 2 में जब हम बातचीत करेंगे तब कि इनके इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या होंगे। तो ये आपने फोटो सिस्टम 2 समझा, और उसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं एक सिस्टम, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 ये तो दो तो अलग अलग हो गए, पर क्या इनके अलावा कोई और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है? क्या कोई घटक है जो इस इलेक्ट्रॉन को और कहीं ट्रांसफ़र करेगा? तो यस, आपको बता दें, एक्चुअली इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो करेगा ये साइटोक्रोम सिस्टम। और इस साइटोक्रोम सिस्टम का नाम जो आप यहाँ पे देख रहे हैं B6C, नोट कर लीजिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोक्रोम B6F सिस्टम, यही सिस्टम वो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में यहाँ पे काम करेगा। तो ये आप यहाँ पे देख चुके हैं। अब ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कंपोनेंट क्या काम करेगा? ये आप देखिए, यहाँ पहला भाग क्या आया? प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन यहाँ इस साइटोक्रोम सिस्टम का इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और प्लास्टोसाइनिन जो आप उधर देख रहे हैं
वो किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का रिसेप्टर। अब अभी आपने क्या देखा था PS1 में, फोटो सिस्टम 1 में क्या देखा था आपने? इलेक्ट्रॉन का रिसेप्टर कौन था? वहाँ पे फेरोडॉक्सिन। पर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन था वहाँ पे? प्लास्टोसाइनिन। तो प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? साइटोक्रोम B6F सिस्टम से। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया पर खुद प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन किससे लिया? PS2। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि हमारे लिए प्रकाश अभिक्रिया में जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे जाकर के देखते हैं कि आखिर ये प्रक्रिया होती कैसे है, प्रक्रिया चलती कैसे है। तो ये जो प्रक्रिया चलती है ना, मैकेनिज्म पूरी, इसको हम अध्ययन करेंगे कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत। ये जो पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लोरोफिल, कि क्लोरोफिल का रोल क्या है, क्लोरोफिल किस प्रकार का रोल प्ले करता है। पॉइंट नंबर 2 हम यहाँ पे जाएंगे कि किस प्रकार से जल का प्रकाशीय अपघटन होगा और किस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जनरेट करेगा। थर्ड पॉइंट के अंतर्गत हम पूरी प्रक्रिया जानेंगे एक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, कि ये प्रक्रिया वास्तव में है क्या। और इस प्रक्रिया के साथ ही हम ये देखेंगे अब यहाँ पे कि हमारे ये जो 2 प्रकार के फोटोफॉस्फोराइलेशन है, एक तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, आखिर इसमें है क्या, और एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये प्रक्रिया क्या है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इन पॉइंट्स को पढ़ने के पश्चात फिर हम इसकी एक समरी हम देखेंगे यहाँ पे, और समरी के साथ ही हम सेल्फ असेसमेंट पे यहाँ पे जाएंगे। और अब एक चीज़ और आप देखेंगे कि यदि आपको और बेहतर पढ़ना है तो कौन सी किताबों का, कौन सी पुस्तकों का उपयोग आप करें। उन पुस्तकों के आपको रेफरेंस भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पे, कि मैकेनिज्म जो इसकी चलती है प्रकाशीय अभिक्रिया की, ये मैकेनिज्म किस प्रकार से चलेगी। यहाँ जहाँ तक मैकेनिज्म का सवाल यहाँ पे उठता है, इसमें प्रश्न पहला यही होता है कि प्रकाश संश्लेषण के मुख्य घटक क्या क्या हैं, कंपोनेंट्स इसके कौन कौन से हैं। तो ये कंपोनेंट आप अभी ऊपर पढ़ चुके हैं ना, ये कंपोनेंट वही हैं जो अब यहाँ पे आएंगे और ये अपना रोल प्ले करेंगे। अभी तक आपने उसकी स्ट्रक्चर देखी है, अब ये करते क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। पहला होगा हमारा प्रकाशीय तंत्र 1, उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा जानेंगे प्रकाशीय तंत्र 2, हम तीसरा देखेंगे साइटोक्रोम B6F सिस्टम, और अब हम उसके बाद जानेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रक्रिया हम किसे कहते हैं। तो ये आप देख लीजिए, आपने पढ़ा ही होगा ना, फास्फोराइलेशन का मतलब होता है ADP को ATP में कन्वर्ट करना या प्रोडक्शन ऑफ ATP। ATP के निर्माण को हम कहते हैं फास्फोराइलेशन। और आगे हमने क्या लगा दिया? फोटो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर लाइट की प्रेजेंस में ATP बन रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही प्रक्रिया हम अभी समझने जा रहे हैं, और इस पूरी प्रक्रिया की जो खोज की है वो अर्नान नाम के एक वैज्ञानिक ने इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पे दिया है। ये जो प्रक्रिया है ये आप ऊपर ही देख चुके हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कि ये प्रक्रिया 2 रूपों में चलेगी, एक चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन के रूप में। दोनों प्रक्रियाओं को हम यहाँ पे जानेंगे। अब ये जो प्रक्रिया अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो प्रक्रिया यहाँ देखेंगे, ये सनलाइट आप यहाँ पे देख रहे हैं, यानी सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर आप किसी का होगा यहाँ पे तो किसका होगा? लाइट का। पर लाइट का रोल क्या है, लाइट करेगी क्या? तो यहाँ ये जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं ना, ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को अवशोषित करेंगे। और इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं, अब आपने शायद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ाई होगा ना कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाए तो वो लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में शिफ्ट करता है। कैसे? ये अगर ऑर्बिट है देखिए, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट में चला जाएगा हायर एनर्जी लेवल पे। तो ये जो हायर एनर्जी लेवल गया ना, वो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। यहाँ क्लोरोफिल के अंदर ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसको एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में आएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था ये हायर ऑर्बिट के अंदर
चला जाता है और हायर ऑर्बिट में जाकर के और वो एक एक्साइटेड कंडीशन को शो करेगा। और ये जो एक्साइटेड कंडीशन यहाँ पे शो हो रही है, इस एक्साइटेड कंडीशन के कारण अब यहाँ पे ये क्लोरोफिल एक्टिवेट हो चुका। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, वो क्लोरोफिल निष्क्रिय था, लाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल यहाँ पे एक्टिवेट हुआ। और जो एक्टिवेटेड क्लोरोफिल है वो काम कैसे करेगा, तो यहाँ एक प्रक्रिया और चालू होगी कि एमेन जो मैग्नीज है ये एक्चुअली यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये दो ऑक्सीडेशन स्टेज में पाया जाता है, यहाँ पे +2 और +4। तो जब ये मैग्नीज यहाँ पे इस लाइट की प्रेजेंस में आएगा तो ये लाइट के कारण से अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ये आप अभी देखेंगे बहुत अच्छे से, अपन एक बार और इसको रिवाइज करेंगे और आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कैसे क्या होगा। तो ये जो मैग्नीज है इनिशियली इलेक्ट्रॉन ये देगा, और इनिशियली जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो कंडीशन इसकी है ये रिड्यूस्ड कहलाती है। और ये जो कंडीशन आप देखेंगे ये ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन होगी, ये मैग्नीज। तो इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी जनरेशन है ये, अभी फाइनल जनरेशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ से तो अभी आप देखेंगे। अब उसके बाद ये तो इलेक्ट्रॉन बन गए, ये इलेक्ट्रॉन बनाए किसने, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज किसने किए। जैसे ही क्लोरोफिल ने यहाँ से अपनी एनर्जी ली थी, एनर्जी लेकर के उसने क्या किया, मैग्नीज को एक्टिवेट करके उसके इलेक्ट्रॉन निकाले। और ये जो खुद इसका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन इसका वापस ग्राउंड लेवल पे नीचे आ जाता है। यानी अब यहाँ जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं ना, वो प्रक्रिया इस तरीके से होगी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है और ये जंप लगा करके वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, नीचे आ जाएगा और अपनी एनर्जी को रिलीज कर देगा। अब उसके पश्चात जब ये एनर्जी रिलीज होगी, जैसे ही यहाँ पे ये साथ हुई, साथ ही सनलाइट की उपस्थिति में यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा। और उस एंजाइम की उपस्थिति में जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, ये सनलाइट की प्रेजेंस में और एक्टिव क्लोरोफिल, ये एक्साइटेड क्लोरोफिल यहाँ पे भी यही रोल प्ले करेगा। और ये रोल प्ले करके इसके प्रेजेंस में वाटर यहाँ पे डिसोसिएट होगा और ये 2 प्रोटॉन बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा और साथ में उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसको ये बाहर कर देगा। तो वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन जनरेट होगी। यानी अब आपको यहाँ समझ में आ जाना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और ये ऑक्सीजन पौधे देते हैं। दिस इज रियली द वाइटल रोल ऑफ द प्लांट्स, एक मैजिक रोल है और शायद यही रोल सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। और अंत में अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले ना, ये इलेक्ट्रॉन मैग्नीज लेकर के और वापस इन इलेक्ट्रॉन को लेकर के और ये वापस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये था ऑक्सीडाइज्ड और ये वापस क्या हो जाएगा यहाँ पे रिड्यूस्ड। यानी ये मैग्नीज यहाँ से वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है। दिस इज जस्ट रिसाइकलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से जनरेट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली दिए किसने, मैग्नीज ने नहीं दिए। इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन प्रोडक्ट है हमारा यहाँ पे, वाटर। ये जो वाटर है ना, ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन जनरेशन जो मेनली होता है वो यहाँ पे वाटर देता है। और इस पूरी प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर या जल का प्रकाशीय अपघटन। यही वो चमत्कारिक स्टेप है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ अब इसी प्रक्रिया में देखें अपन कि फास्फोराइलेशन यहाँ पे कैसे होगा। जहाँ तक फास्फोराइलेशन का सवाल उठता है, ये फोटोफास्फोराइलेशन, ये प्रक्रिया वो कहलाती है जिसमें एटीपी का निर्माण होगा। ये आप पहले देख ही चुके हैं। और ये किसने दी थी, आप याद करिए, मैंने बताया था अर्नॉन नाम के वैज्ञानिक ने इस प्रक्रिया को दी थी। और इस प्रक्रिया के कारण यहाँ पे अचक्रीय और चक्रीय 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है। चलिए अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पूरी मैकेनिज्म की, अचक्रीय प्रक्रिया। कैसे ये अचक्रीय प्रक्रिया यहाँ पे आएगी, अब आप देखिएगा। स्टेप आपको अब देखना बहुत जरूरी है। हमारी ये जो प्रक्रिया शुरू हो रही है PS2 से, PS1 से शुरू नहीं हो रही है। आपको ध्यान यही रखना है। मेन अगर कोई कंपोनेंट इस प्रक्रिया को स्टार्ट करेगा तो होगा फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 आपका जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये फोटोसिस्टम 2 यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फोटॉन्स यहाँ पे लेगा और ये जो फोटोन यहाँ पे लेकर के और इस फोटोन के कारण यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। आप तो देख ही चुके हैं ना कि ये जो फोटोन है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके और उस इलेक्ट्रॉन को मेनली इस एनर्जी को, पहले इसने फोटोन लिया, एनर्जी ली, एनर्जी लेकर के एनर्जी किसको दी इसने, P680 को। आप देख चुके थे ना PS1 में रिएक्शन सेंटर क्या था, PS2 का रिएक्शन सेंटर क्या था, P680। तो P680 पे एनर्जी एकत्रित होगी। जैसे ही यहाँ पे एनर्जी एकत्रित हुई, ये क्लोरोफिल क्या हो चुका, एक्टिवेट। ये देखिए आप,
ये क्लोरोफिल का जब एक्टिवेशन होगा, इस एक्टिवेशन के साथ ही जो इलेक्ट्रॉन नीचे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे ऊपर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो मेन लेने का कार्य करेंगे, ये कौन करेगा यहाँ पे, थियोफाइटिन। तो जो नीचे इलेक्ट्रॉन था ये p650 पे आकर के और इससे एनर्जी लेगा। तो एनर्जी लेकर के क्या करेगा, एक्साइट होगा, और ये एक्साइट होकर के थियोफाइटिन पे जाएगा। और थियोफाइटिन पे जब ये जाता है तो थियोफाइटिन पे जाने के साथ ही एक नीचे से एमएन ने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, इसके कारण एक मेन जो अपनी घटना घटेगी, इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होगा, एक खाली जगह क्रिएट होगी। और जैसे वो खाली जगह क्रिएट हुई, ये वाटर का स्प्लिटिंग यहाँ पे होगा। ये जो H2O आप देख रहे हैं, ये H2O फोटोलिसिस करके और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा। ये देखिए आप, ये वाटर मॉलिक्यूल ने ये इलेक्ट्रॉन दे दिया और साथ में ये प्रोटॉन, यहाँ पे ये प्रोटॉन्स भी निकल गए, और प्रोटॉन निकलने के साथ ही ये यहाँ पे ऑक्सीजन भी जनरेट हो गई। तो ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन अब जो है वो इधर की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ करके एमएन पे आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन होल को मैनेज कर देगा। अब ये ऊपर थियोफाइटिन पे जो इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था ना, PS2 में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, प्लास्टोक्विनोन। तो ये आपका प्लास्टोक्विनोन पे इलेक्ट्रॉन चला गया। प्लास्टोक्विनोन पे इलेक्ट्रॉन जाते ही ये कनेक्शन किससे बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया इस पे, और ये प्लास्टोक्विनोन पे जाकर के अपने कनेक्शन बनाएगा किससे, साइटोक्रोम B6F सिस्टम से। ये आपका साइटोक्रोम B6F एक कॉम्प्लेक्स है जो अपन ने लास्ट में पढ़ा था ना, कंपोनेंट नंबर 3। ये कंपोनेंट नंबर 3 यहाँ पे आकर के और इस इलेक्ट्रॉन को ये प्लास्टोक्विनोन भेज देगा किसके ऊपर, B6F के ऊपर। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ये प्लास्टोक्विनोन बेसिकली B6F पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेजेगा, अब आप देखिए ये जो मैंने एरो से नीचे की तरफ में क्यों गया, ये इसलिए जानना आपके लिए जरूरी है क्योंकि ये होता है हाई एनर्जी लेवल, और ये हम जो नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, ये हो जाएगा लो एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल कम होगा, यानी अब ये एनर्जी को रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन तो किसको दे देगा, प्लास्टोसाइनिन को। यानी यहाँ ये जो कंपोनेंट है B6F, ये कनेक्शन है किसके बीच का, प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोसाइनिन। और जब इनके बीच का कनेक्शन ये बनता है तो ये B6F सिस्टम हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी पे ट्रांसफर करेगा। नतीजा आपका ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये इसी जगह पे एक ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ये यहाँ पे काय में बदल देगा ATP के अंदर। ये आपका यहाँ पे ATP बन जाता है। तो ये इस तरीके से ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ATP आपका बनेगा। और यहाँ ATP का जो जनरेशन है, ये ATP का जनरेशन ही दोस्तों क्या कहलाएगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन। यानी फर्स्ट स्टेप फोटोफॉस्फोराइलेशन की यहाँ कंप्लीट होती है कि लाइट की प्रेजेंस में ये फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पे हुआ। चलिए, ये जो प्रक्रिया यहाँ पे हुई, ये प्रक्रिया से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ PC पे आ चुका। पर अब आप देखिए PQ से हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन आ चुका है, अब आगे ये मूव नहीं करेगा। अब प्लास्टोसाइनिन आपको पता है किसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर है, PS1 का। तो ये अपना अब जो ये फोटोसिस्टम 1 जो अब हमारा कंपोनेंट यहाँ रोल प्ले करेगा, ये वापस अपने P700 पे ये अपनी एनर्जी को कलेक्ट करेगा, और ये जो फोटॉन्स है ये एनर्जी यहाँ पे आएगी। और जब ये इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आएगी तो ये यहाँ पे P700 इस लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोसाइनिन से लेकर के और इसको फिर हायर लेवल पे भेजेगा। तो जो रिएक्शन सेंटर है P700 वो इसको एनर्जी देगा, और वो इलेक्ट्रॉन अपना हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, और हायर एनर्जी लेवल पे जाकर के आयरन सल्फर प्रोटीन्स जो कि इसके कंपोनेंट हैं वो इसके रिसेप्टर का काम करेंगे। और रिसेप्टर के साथ ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा, तब अब यहाँ टर्निंग पॉइंट होगा। अभी तक हम बात कर रहे थे काई की, ग्रेना की। ग्रेना के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा स्ट्रोमा में बाहर। आप याद करिए पहली स्लाइड जब मैंने क्लोरोप्लास्ट में बताया था कि ग्रेना और स्ट्रोमा दो भाग होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रोमा की तरफ माइग्रेट करेगा, और स्ट्रोमा की में ग्रेना की अपर लेमिली पे यहाँ पे पाया जाता है फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के और अपने इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के ट्रांसफ़र करेगा यहाँ पे NADP रिडक्टेज नाम के एंजाइम पे। और ये जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है, ये एंजाइम दो कंपोनेंट को जोड़ करके रखता है, NADP प्लस और साथ में प्रोटॉन्स। ये दोनों इससे एसोसिएटेड होते हैं। परंतु ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के ये जो जंप लगाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप लगा दिया, और यहाँ से ये NADP प्लस और H प्लस यहाँ पे ये
आपस में जुड़ेंगे और ये जुड़ के ये यहाँ पे एक नया कंपोनेंट यहाँ पे बना देंगे इलेक्ट्रॉन के आते ही, और इस कंपोनेंट को अपन कहेंगे यहाँ पे NADPH, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट NADPH। ये इस प्रकार से हमारा NADPH यहाँ पे तैयार हो जाएगा। दोस्तों यही वो प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है जहाँ इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट किस में हो गई है, यहाँ पे NADPH, यानी कि एक केमिकल में दिस इज द सेकेंड मेजर स्टेप जहां इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। पहले क्या हुआ था, फोटो एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी, सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, आपके इसमें केमिकल एनर्जी में। सो वी कैन कंक्लूड इट विद दिस स्टेटमेंट कि हम इस चीज़ को यहाँ बताएं कि किस प्रकार से एनर्जी जो है वो फोटो एनर्जी क्लोरोफिल के दो प्रकार के फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 और साइटोक्रोम B6F सिस्टम के द्वारा NADPH में कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। ये आपने यहाँ पे स्टेप देखी, आप देख लीजिए फिर से। अगर हम इस चीज़ को देखें यहाँ पे, तो ये जब NADPH बन जाता है, ये आप पहली प्रक्रिया देख चुके हैं, और इस पहली प्रक्रिया का नाम आपने क्या देखा था यहाँ पे अभी तक, एसाइक्लिक या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये जो प्रक्रिया अपनी है, ये अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप, जो दूसरी प्रक्रिया थी, और जिस प्रक्रिया का नाम हम क्या देंगे यहाँ पे, चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये एक साइक्लिक प्रक्रिया है और ये एक साइकिल में चलती है। अब इसमें अंतर क्या आएगा, ये अंतर आप वहाँ देख चुके हैं ना, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। देखिए प्रक्रिया शुरू कहाँ से हुई, PS2 से। PS2 से प्रक्रिया शुरू होने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, साइटोक्रोम B6F सिस्टम पे। वहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, PS1 पे। PS1 से कहाँ चला गया, स्ट्रोमा में। यानी इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया, इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अचक्री, क्योंकि चक्र में नहीं आता है। चलिए हम दूसरा चमत्कार देख लेते हैं, फिर चक्री क्या है। तो चक्री में अगर इस प्रक्रिया को हम शुरू करें तो पहली बात तो ये, वहाँ हमने क्या पढ़ा था, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। हमने देखा था इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ गया था, PS2 पे। इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ गया था, PQ पे। यहाँ तो प्रक्रिया ही हम प्लास्टोक्विनोन से शुरू कर रहे हैं। यानी प्लास्टोक्विनोन से शुरू करने का मतलब प्यारे दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल चीज़ है, PS2 यहाँ पे नहीं है। PS2 यानी फोटो सिस्टम 2 यहाँ कोई रोल प्ले नहीं करता, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये जो पूरा रोल प्ले होगा किसका होगा, ये PQ अपन देख चुके हैं। और प्लास्टोक्विनोन पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये हम आगे जो प्रक्रिया हम देख चुके हैं, एक बार रिपीट यहाँ पे उसी चीज़ को हम कर रहे हैं कि साइटोक्रोम B6F सिस्टम पे ये इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये साइटोक्रोम B6 सिस्टम पे आएगा, ये हाई लेवल पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और हाई लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जाता है, ये लोअर लेवल पे कहाँ पे आ जाएगा, प्लास्टोसाइनिन पे। तो ये प्लास्टोसाइनिन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया लोअर लेवल पे। ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स यहाँ पे काम करता है। ये जो B6F कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इसने काम किया, इसने जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं, प्रक्रिया फिर वो कि वही दोहराएंगे, वही ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जब हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी पे जाता है तो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। वो एनर्जी B6F सिस्टम ADP को देगा, और ADP इस एनर्जी को कंज्यूम करके और किस रूप में बना देगा, यहाँ पे ATP के रूप में यहाँ पे बना देगा। तो अब जनरेशन किसका हो जाएगा, यहाँ पे ATP का जनरेशन हो जाएगा। तो ये जो हम चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे, ये ATP यहाँ पे अपना बन चुका। जो ये ATP यहाँ पे बनने के साथ ही अब ये इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जा चुका है, लो एनर्जी लेवल पे। अब आगे तो आपको याद ही है ना, अपन ने नॉन साइक्लिक में पढ़ ही लिया। चलिए रिवीजन कर लीजिए, आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा कि यहाँ लोअर एनर्जी लेवल पे जब ये आता है तब ये PS1, अब PS1 का रोल यहाँ पे शुरू होगा। ये PS1 फोटॉन्स को लेगा, ये एनर्जी को लेगा, और ये एनर्जी इसकी आप जानते ही हैं, ये फोटॉन्स कहाँ पे कलेक्ट होंगे, इसके रिएक्शन सेंटर पे। और रिएक्शन सेंटर का नाम क्या है इसका, P700। तो लोअर एनर्जी लेवल पे रिएक्शन सेंटर ये बन जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पे ये P700 गया। अब P700 पे जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, आयरन सल्फर प्रोटीन को। वहाँ इलेक्ट्रॉन जा चुके, पहले भी आप देख चुके हैं इस चीज़ को। अब यहाँ जाने के बाद पहले और अब में अंतर क्या आ जाएगा, ये देखिए। पहले जाना था इलेक्ट्रॉन को बाहर, बाहर ही गया था, और बाहर इलेक्ट्रॉन जाकर के उसको जाना कहाँ था, फेरोडॉक्सिन पे। पर अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है, किसी कारण से यहाँ पे क्रॉस क्यों लगाया मैंने, कोई बैरियर्स उपलब्ध हों। अगर वहाँ पे NADP उपलब्ध नहीं हो तब ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ बैरियर्स खड़े हो गए। ये इलेक्ट्रॉन रिसाइकल करेगा और ये वापस किस पे आएगा, प्लास्टोक्विनोन पे आ जाएगा। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन की जर्नी।
अब ये इलेक्ट्रॉन अगर PQ पे आ गया तो क्या करेगा, हाई एनर्जी का था, फिर लो एनर्जी पे आएगा, फिर ATP बनाएगा, फिर एनर्जी किससे लेगा, PS1 से, फिर PS1 पे ऊपर जाएगा और फिर वापस कहाँ पे आ जाएगा, PQ पे। ये दो चीज़ों के बीच में घूमेगा, एक आपका साइटोक्रोम B6F सिस्टम और एक आपका ये PS1। PS2 का रोल नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रॉन बार बार एक डेफिनेट सिस्टम्स के बीच में रोल प्ले करेगा और वहीं पे घूमेगा, क्योंकि वो वहीं रोटेट करता है और हर रोटेशन में, हर चक्र में एक ATP का निर्माण कर देता है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं यहाँ पे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि जो दो प्रक्रियाएं हैं, पहली प्रक्रिया में हमारे पास क्या बना था, NADPH और ATP, परंतु दूसरी प्रक्रिया में हमारे पास क्या बना, सिर्फ ATP, क्योंकि आगे जाकर के हम ब्रीफ में इस चीज़ को भी देखेंगे अभी। तो यहाँ ये जो प्रक्रिया हम देख रहे हैं, इस प्रक्रिया में फाइनली अगर अपन देखें कि निर्माण हुआ किस चीज़ का, हमने पाया क्या, तो जहाँ तक हमने सवाल उठता है एक्चुअली, अब आप याद करिए, वाटर का हमने सबसे पहले क्या किया है, फोटोलिसिस, सनलाइट की प्रेजेंस में, स्टेप नंबर 1। वैसे ये हुआ किसकी प्रेजेंस में, एक्टिव क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ये क्या दिया उसने, वाटर का इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना दिया, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए, प्रोटॉन्स रिलीज कर दिए, और ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ये आप देखिए NADP प्लस 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाली चीज़ें ये आ गई ना यहाँ पे, ये 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये जो जनरेट हुए थे उनको NADP प्लस ने लिया और क्या बना दिया, NADPH। तो हम जो बच्चों देख रहे थे कि किस प्रकार से आखिर हमारा NADP ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेकर के और रिड्यूस होकर के NADPH बना लेता है, परंतु ये जो प्रक्रिया है ना, जहाँ 2H प्लस इलेक्ट्रॉन और NADP बनेंगे साथ में, ये ऊर्जा शिफ्ट होगी कहाँ पर, ADP पर, और ADP पे शिफ्ट होकर के इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ फाइनली एक ATP भी बनाएगा। तो हमारा कंक्लूडिंग रिमार्क अब क्या होगा, इस पूरी लाइट रिएक्शन में वास्तव में हमने यूज़ किया क्या चीज़, वाटर, और यहाँ पे यूज़ किया हमने ADP, और ये ADP और NADP प्लस यूज़ करके, और यहाँ हम एक रिड्यूस्ड हम NADPH बना रहे हैं, साथ में हम एक ATP भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ऑक्सीजन भी यहाँ पे इवॉल्व कर रहे हैं, ऑक्सीजन भी हम दे रहे हैं। तो कितनी बढ़िया प्रक्रिया है ना, जिसमें हम लाइट को पूर्ण रूप से परिवर्तित करके साथ ही हम ऑक्सीजन भी यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये अपने आप में आपने अभी सीखा कि किस प्रकार से NADP प्लस NADPH में कन्वर्ट होकर के एक ATP को बना करके और फाइनली ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इसके साथ अब हम यहाँ पे चक्रीय और अचक्रीय फास्फोराइलेशन का थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। और ये जो अंतर आप देख रहे हैं ना, पहला ही अंतर, फर्स्ट अंतर अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये जो पहला अंतर अगर आप देखेंगे, ये PS1 आप देख ही चुके थे ना पहले कि इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 भाग लेता है चक्री में, PS2 का कोई रोल नहीं है, और यहाँ PS1 और PS2 दोनों भाग लेते हैं, साइटोक्रोम B6F सिस्टम दोनों में भाग लेता है। ठीक, नंबर 2, यदि हम देखें तो यहाँ पर जल का प्रकाशीय अपघटन नहीं होता और वहाँ जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, ये भी आप देख ही चुके हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं निकलती, क्योंकि जल का प्रकाशीय अपघटन ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन कैसे निकलेगी, और यहाँ ऑक्सीजन निकलती है। और यहाँ अगर हम देखें NADPH का निर्माण नहीं होता, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सिर्फ ATP का निर्माण होता है, और यहाँ NADPH का भी निर्माण होता है। और इसके अंदर यहाँ ATP का निर्माण जो है वो सिर्फ ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ण करता है, परंतु यहाँ अगर आप देख रहे होंगे ना, तो यहाँ NADPH भी बनेगा, ATP भी बनेगा, जो केल्विन साइकिल और हेस्लिक साइकिल, इन साइकिल को यहाँ पे ऑपरेट करने में सहायता करेंगे। तो ये आपने डिफरेंस देखा, ये रिकैप के हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब हम देखें यहाँ पे, तो चलिए अब आप देख लीजिए आपने क्या सीखा, कुछ समझ में आया, ये इससे हमें पता चलेगा कि हम अपना मूल्यांकन करें। तो पहला प्रश्न बहुत सरल प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्राथमिक इलेक्ट्रॉन दाता कौन सा पदार्थ है। ये आप यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल और ऑल ऑफ अबव, क्या सभी देते हैं। आप आंसर यहाँ पे बात करिए, ये आप देखेंगे तो यहाँ वाटर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता है। अगर आपने ये आंसर लगाया
ठीक है, आप विजेता, आपको 5 नंबर मिले, आपको बधाई। प्रश्न नंबर 2 पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में प्रकाशीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने 2 फॉस्फोराइलेशन पढ़े, चक्रीय और अचक्रीय, और यहाँ आइदर NADPH या ATP या NADPH प्लस ATP दोनों रूप में, या ATP प्लस NADH के रूप में। आप सही आंसर आपने सोच ही लिया होगा, आपने अच्छे से लेक्चर सुना है तो आपको निश्चित रूप से याद होगा। ये अगर आपने इस रूप में लगाया तो निश्चित रूप से आप 5 नंबर पाने के हकदार हैं, आपको बधाई। अब यदि आप और बेहतर रूप से पढ़ना चाहते हैं तो ये कुछ बुक्स के नाम हैं जो आप इन किताबों में जाइए, बहुत अच्छी बुक्स हैं और इनके द्वारा आप बहुत विस्तृत जानकारी इनकी यहाँ पे प्राप्त कर पाएंगे और बहुत स्टैंडर्ड का मैटर आपको इन किताबों में यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ ही साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इतना ध्यान से लेक्चर सुना और निश्चित रूप से आप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की लाइट रिएक्शन को समझने में सफल हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।